नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा। सीबीआई चार्जशीट में एनटीए विशेषज्ञों का जिक्र है और ऐसे में 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई है चार्जशीट और परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे हैं सवाल। पेपर लीक नेटवर्क की जांच जो है वो जारी है। ऐसे में अब जो है ये बड़ा खुलासा हुआ है और 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई है चार्जशीट। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई द्वारा लिखित चार्जशीट में दावा किया गया है कि पेपर लीक की साजिश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए से जुड़े कुछ विशेषज्ञों की भी भूमिका जो है वो संदिग्ध पाई गई है और जांच एजेंसी के मुताबिक भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र करने वाले विशेषज्ञों से जुड़े लोगों से कथित तौर पर प्रश्न पत्र बाहर पहुंचाने में मदद की गई है। ऐसे में चार्जशीट में 13 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसमें कथित बिचौलिए और पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी शामिल हैं। सीबीआई का आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र हासिल करके उसे मोटी रकम लेना अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया है और मामले की जांच अभी भी जारी है और एजेंसियां जो है पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई हैं और इस खुलासे के बाद से परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है कि भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में कई बड़े बदलाव और सुरक्षा के उपाय लागू किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कैबिनेट ने गोवर्धन योजना की मंजूरी दे दी है और 23,731 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार और गोबर और कचरे से बनेगी बायोगैस और ऐसे में किसानों की आय बढ़ने पर जोर दिया जाएगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कैबिनेट में जो है ये गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दी गई है और जिसके बाद से अब जो है 23,731 करोड़ रुपए खर्च सरकार करेगी। गोबर और कचरे से बनेगी बायोगैस और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और जैव ईंधन उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना यानी कि गोवर्धन को मंजूरी दे दी है और इसके बाद से योजना पर करीब 23,731 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि गोबर, कृषि अवशेष और साथ ही रसोई और जैविक कचरों से पूरी तरह से बायोगैस यानी कि सीबीजी अन्य स्वच्छ ईंधनों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। सरकार का कहना है कि इस योजना से देश में स्वच्छता और ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा। एलएनजी आयात पर निर्भरता जो है वो कम होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। योजना के तहत बायोगैस और बायो सीएनजी को लेकर स्थापना का प्रोत्साहन भी दिया गया और साथ ही किसानों को अब फसल अवशेष और जैविक अपशिष्ट में अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिलेगा। गोवर्धन योजना की शुरुआत साल 2018 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत की गई है और इसका उद्देश्य जो है गांव में जैविक कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना और उसे ऊर्जा और जैविक खाद्यों में उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि नई मंजूरी के बाद से ये योजना देश के हरित ऊर्जा मिशन को और भी गति देगा और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अब लगातार जो है वो फैसले लिए जा रहे हैं स्वच्छ ऊर्जा को लेकर और कैबिनेट ने गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दिया है और 23,731 करोड़ रुपए सरकार जो है इस पर खर्च करेगी। ऐसे में गोबर और कचरे से ये बायोगैस बनेगी जिसके बाद से किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। अमित तिवारी जी है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि कैबिनेट ने गोवर्धन योजना की ये मंजूरी दे दी है। ऐसे में किसानों को क्या फायदा होगा इससे? अमित जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है वो किसानों के लिए एक उठाया गया अच्छा कदम है क्योंकि गोबर गैस का जो सिस्टम हमारे देश में 30 सालों से फाइलों में पड़ा हुआ था उसको दोबारा से रिन्यू किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बार इसका कमर्शियल यूज करेगी। अगर कमर्शियल यूज होता है तो हमारे देश का पैसा बचेगा, देश में रोजगार बढ़ेगा और लोग जो पशुओं को तस्करी या इस तरीके से मार रहे थे, जीव हत्या हो रही थी, उस पे लगाम लगेगी। तो ये सरकार का सुझाया हुआ एक अच्छा कदम है जिससे लोकल ग्रामीणों को फायदा होने वाला है और देश जो बचत घाटा है उसमें कंट्रोलिंग आएगी। अब सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। बस करप्शन ना हो और लोग ईमानदारी से काम करें तो निश्चित तौर पे भारत में गैस की सप्लाई जो है वो काफी हद तक कंट्रोल
कंट्रोल में आ जाएगी। करप्शन का नाम ले रहे हैं सर, तो क्या लग रहा है कि इसमें भी करप्शन होगा? हर सरकारी स्कीम में जब सरकार खुद मानती है कि अभी तक पूरा पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं नहीं होगा। लेकिन प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है ये आने वाले टाइम पे डिसाइड करेगा। ऐसे भी किसानों को अगर मेरी सरकार से रिक्वेस्ट होगी कि सरकार इसको बड़े पैमाने पे प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी के साथ कांटेक्ट दे दे, ताकि वो किसानों से बड़े आसान तरीके से गाय का गोबर, गाय का सारा सामान खरीद सके। क्योंकि अगर बिचौलियों को दिया जाएगा, सरकारी बाबुओं को दिया जाएगा, तो वो पूरे भारत को पता उसका क्या रिजल्ट होता है। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, जो गांव में लोग रह रहे हैं, किसान रह रहे हैं, उनको काफी फायदा होगा इससे? इससे निश्चित तौर पे आज चरी की खेती चल रही है, बाजरे की खेती चल रही है, उसका जो यूपी का मैं बता सकता हूँ, और स्टेट का तो पता नहीं। यूपी में मेरे जानने वाले हैं, वो बता रहे हैं कि उनका साल का 70 से 80 हजार रुपए का इनकम बढ़ गया है, क्योंकि जो गौशाला बनी है उस पे केवल चरी सप्लाई करने से। तो ये अगर इस तरीके से गोबर का काम बढ़ रहा है तो ये निश्चित तौर पे अच्छी बात है, जिससे पशुपालन करने वालों को काफी फायदा होगा और उसका वेस्टेज जो है वो पैसा मिलेगा उनको, तो फिर उनके लिए तो एक नई तकनीक डेवलप हो जाएगी। अगर इसी को सरकार छोटे स्मॉल इंडस्ट्री के तौर पे गौशालाओं से जोड़ दे तो देश में गैस की समस्या लोकल एरिया में तो समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि आज भी लोग इसको यूज करते ही हैं गोबर गैस के नाम से। गोबर गैस के नाम से आज भी यूज करते हैं। ऐसे में बेरोजगारी का भी एक जो बड़ा मुद्दा है देश में, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अमित जी बस ये प्रोग्राम सरकारी फाइलों में ना अटक जाए। बिल्कुल नहीं, मंजूरी तो मिल गई यहाँ है। पे आएगी, बाकी कोई स्कीम में समस्या नहीं है। सरकार ने 26,000 करोड़ अलॉट किए हैं, तो 26,000 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती। मुझे लगता है कि इसको सब्सिडी के साथ एनजीवी को कनेक्ट करना चाहिए, ताकि जो कमर्शियल लोग हैं वो लोग इसका उपयोग कर सकें। जैसे गाड़ी चलाने के लिए या खाना बनाने के लिए जो फैक्ट्री बेसिस लोग हैं, वो काफी फायदे में रहेंगे लोकल ग्रामीणों से खरीद के। क्योंकि अगर सरकारी बाबुओं के हाथ में जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि जनता को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल। सरकारी बाबुओं पे जो बार बार आप निशाना कस रहे हैं, ये बिचौलिए जो सरकारी बाबू आप बोल रहे हैं, तो बिचौलिए भी है ना ये? जी, जो बिचौलिए बीच में उनके पास इतनी फ्री की स्कीमें हैं कि उनके पास इसको अप्लाई करने के लिए टाइम कहाँ मिलेगा। लेकिन सरकार तो ये चाहती है ना अमित जी की जो सबसे लाइन में पीछे हैं वहां तक भी ये सारी सुविधाएं जाए, सारी सुविधाएं लोगों को मिले। हर एक स्टेप उठा रही है सरकार। सरकार तो उन्हीं के लिए स्टेप उठा रही है जिनके मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि सरकारी बाबुओं के पास वो वृद्धा पेंशन से लेके सरकारी बस के योजना है, राशन योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें ब्लॉक लेवल का अधिकारी बेचारा पानी पीने का टाइम नहीं पाता। बिल्कुल, तो आप एक बात बताइए कि इस सब्सिडी को जब तक कि पशुपालन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तब तक इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसका सीधा साधा उपाय है कि इसको बड़े कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए, ताकि वो आराम से जैसे डेयरी चलती है उसी तरीके से ग्रामीणों से गोबर खरीद सके। बिल्कुल। और ऐसे में जो सड़कों पर गाय और जो पशुएं जो घूमती है, कम से कम कहीं ना कहीं उनको भी संरक्षण मिलेगा, वो भी कहीं पे जाके आराम से रह सकेंगी। जी, उनके तो हमारे लिए तो लॉजिक है कि मान लीजिए हमारा गोबर 10 रुपए किलो बिक रहा है, तो मैं सड़कों को पशुओं को सड़क पे नहीं छोड़ूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये उस लिहाज से भी काफी खास और अहम माना जा रहा है, क्योंकि आए दिन इसीलिए मैंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बड़े प्लेयर को दिया जाना चाहिए, ताकि वो कहीं बड़े प्लांट लगा सके और ग्रामीणों से ये सारी चीजें इकट्ठा कर सके। तो जैसे लोग कूड़ा उठाते हैं उसी तरीके से सड़कों से गोबर भी उठा के ले जाएंगे, क्योंकि वो भी उसका भी वैल्यू क्रिएट हो जाएगा और पशुओं की हत्या रुकेगी, साथ के साथ सड़कों से पशु हटा लिए जाएंगे। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। ऐसे में सरकार ने जो है गोबर और कचरे से बनी बायोगैस को लेकर मंजूरी दे दी है, और इसके साथ ही सरकार का मानना है कि नई मंजूरी के बाद से ये योजना देश के हरित ऊर्जा मिशन को और भी गति देगी। ऐसे में कैबिनेट ने गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दी है और 23,731 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। बड़ी जानकारी, गोबर और कचरे से बनेगी बायोगैस और इससे किसानों को बड़ी राहत और बड़ी आय की उम्मीद भी जताई जा रही है।
वहीं झांसी सड़क हादसे में जान गंवाने वाले माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को शुक्रवार को प्रयागराज में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुमे की नमाज के बाद से कब्रिस्तान में मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार होगा और ऐसे में परिवार और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में जनाजे की नमाज जो है अदा की जाएगी। जानकारी के अनुसार अबान को उसके पिता अतीक अहमद, चाचा और पूर्व विधायक अशरफ और बड़े भाई असद अहमद की कब्रों के पास ही दफन किया जाएगा। इसके लिए कब्र पहले से ही तैयार कर ली गई है। दफन से पहले इस्लामी परंपराओं के अनुसार शव को पूरी तरह से गुसल दिया जाएगा और अन्य धार्मिक रस्में पूरी की जाएगी। इसके बाद से एम्बुलेंस के जरिए शव को कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रण रहेगा और कानूनी व्यवस्था बनी रहेगी। अंतिम संस्कार में अबान के भाई अहजम और परिवार के अन्य सदस्य शामिल होंगे। हालांकि इसके दोनों बड़े भाई जो हैं उमर असद और अली अहमद जेल में ही बंद होने के कारण जनाजे में शामिल नहीं हो सकेंगे। गौरतलब है कि अप्रैल 2023 में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए असद अहमद को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था और इसके 2 दिन बाद यानी कि प्रयागराज में न्यायिक हिरासत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों को भी इसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था और अबान अहमद अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था और गुरुवार को झांसी में उसकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और अब परिवार के कई सदस्य उसी कब्रिस्तान में एक साथ दफन है, जहां पर शुक्रवार को अबान को भी सुपुर्द खाक किया जाएगा। झारखंड में 14वें जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी लगातार जारी है। रांची के मोरहाबादी स्थित धरना स्थल पर भारी बारिश के बावजूद भी अभ्यर्थी डटे हुए हैं और परीक्षा रद्द कराने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच छात्रों के समर्थन में कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी भी खुलकर अब सामने आ गई है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भी भेजा है और पार्टी नेतृत्व में जल्द से रांची पहुंचने की जानकारी भी दी गई है। छात्र नेताओं का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता धरना जारी रहेगा। दूसरी ओर सरकार और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत की तैयारी भी चल रही है। हाल ही में छात्रों ने वार्ता के लिए प्रतिनिधि मंडल का भी गठन किया। गौरतलब है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्र पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया, दोषियों पर कार्रवाई और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रस्तावित मुलाकात को लेकर सियासी चर्चा चल रही है और जानकारी के मुताबिक शिंदे अपने गुट के 6 सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। हाल ही में शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे गुट से शामिल होने के बाद से ये पहली बड़ी राजनीतिक मुलाकात मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में महाराष्ट्र के विकास कार्यों, संगठनात्मक मुद्दों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हो सकती है। और इससे पहले शिंदे 6 सांसदों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें विकास परियोजनाओं और राजनीतिक हालातों पर बातचीत हुई। वहीं विपक्ष इस मुलाकात को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख रहा है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की राजनीति और हाल ही के दल बदल के घटनाक्रम के बीच इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई है। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रयागराज में प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम एक बार फिर से राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। पहले जिसे कार्यक्रम के लिए केपी ग्राउंड की अनुमति रद्द कर दी गई थी, अब केपी ट्रस्ट के कुछ शर्तों के साथ ही योजना को अनुमति देने की बात कही जा रही है। कार्यक्रम 8 अगस्त को प्रस्तावित है और जिसमें राहुल गांधी छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों और युवाओं से संवाद करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये अभियान पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए चलाया जा रहा है। वही कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और आयोजकों के बीच लगातार समन्वय बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बड़ी संख्या में छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरी ओर कार्यक्रम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। फिलहाल सभी की नजर राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे और छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर टिकी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा है 8 अगस्त को बताया जा रहा है। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं, रमेश ठाकुर जी हैं, उनसे जानते हैं कि प्रयागराज में छात्रों की गूंज, क्या इसको हम यूपी के चुनाव को लेकर बिगुल समझें कांग्रेस की तरफ से? रमेश जी देखिए,
चुनावों से जोड़ के नहीं दे सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जो युवा और जैन जी, जैन अल्फा के इर्द गिर्द जो पूरी राजनीति आके ठहर गई है। कल मोहन भागवत में मुंबई में भी इस तरीके का प्रोग्राम करा जिसमें इन दोनों वर्ग शामिल थे। बिल्कुल। और इससे पहले देहरादून में भी एक प्रोग्राम हो चुका है गूंज नाम का, जो कल प्रस्तावित है यहाँ पे प्रयागराज में। तो इसलिए हम अभी चुनाव से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पहली कड़ी का शुरुआत जो हुई है वो देहरादून में हुई है। तो ये समझना चाहिए इसके मायने बहुतेरे हैं। अगर एक राजनीतिक अगर मायने निकाले तो जंतर मंतर से जैन जी ने जो एक संदेश दे दिया है कि हमारे बिना कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा, चाहे हुकूमत हो, चाहे संगठन हो या देश की कमान हो। तो इसी को देखते हुए हाँ ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी हो, चाहे मोहन भागवत जी हो या और भी वर्ग हो जो राजनीति से वास्ता रखता है, सबने किसी न किसी रूप में जैन अल्फा के ऊपर ही डोरे डालने शुरू कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं। और ऐसे में वहां पर इनके कार्यक्रम को कभी मंजूरी नहीं मिल रही है, कभी मंजूरी मिल जा रही है। इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। अगर अनुमति नहीं मिल रही है फिर दिक्कत होगी, और अनुमति मिल रही है तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इससे नुकसान हो सकता है। सर, किस तौर पे जिस तरीके से आपने सफलता गूंज प्रोग्राम की देहरादून में आपने देखी, बिल्कुल, तो उससे सरकार को कहीं ना कहीं लगा कि अगर राहुल गांधी युवाओं में ऐसे ही अगर लोकप्रिय होते रहे तो 6-7 महीने के बाद जो 5 बड़े हिंदी पट्टी राज्यों में जो चुनाव है तो उसकी तस्वीर बदल सकती है। और फिर उसके बाद में जो 29 का जो चुनाव है लोकसभा का, तो उसका भी संदेश गलत तरीके जाएगा। और इस प्रोग्राम की मुझे जहां तक लगती है जैसे प्रोग्राम की अनुमति नहीं दी गई है। बिल्कुल। और जैसे नहीं तो आपको पता हो, जो अगर कोई पिक्चर जब आती है और उसको बैन कर दिया जाता है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, तो वो फिल्म हिट हो जाती है। लोगों की उत्सुकता और बढ़ जाती है कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसपे सेंसर बोर्ड ने कैसी चला दी, सरकार ने इसको इजाजत नहीं दी है और इतना हो हंगामा हो रहा है। तो कमोबेश अगर इसके गूंज प्रोग्राम राहुल गांधी के अगर देखें तो इसी तरीके का प्रचार मुझे लगता बैठे बैठाए गवर्नमेंट ने कर दिया है। बिल्कुल। ऐसे में कि पहले ठीक है सर, बात पूरी कर लीजिए। और सरकार को लगने लगा है कि देर रात से कि ये पत्ता जो है हमारा उल्टा पड़ गया है और इसमें सरकार की थूथू हुई है और सरकार की इसमें बहुत ज्यादा बदनामी हुई है। भाई अगर कोई भी नेता अगर किसी यूथ से जाके कनेक्ट होता है तो मुझे लग रहा है ये मुद्दा बड़ा सेंटिमेंट हो जाता है। और पहले आपने इसको इजाजत नहीं दी और उसके बाद में आपने इजाजत दी। बिल्कुल। या तो ऐसा रहता कि आप इसको कैंसिल कर दे, इजाजत ना देते तो आप अपने स्टैंड के कायम रहते, लेकिन फिर आपने अपना ही फैसला बदल दिया, तो इससे संदेश गलत गया है। जी बिल्कुल सर, एक बात तो माननी पड़ेगी कि आज के जो युवा हैं वो पूरी तरह से राजनीति से लेकर कोई भी चीज़ है वो बदलने का पूरा दम रख रहे हैं, क्योंकि अब ये लग रहा है कि जिस तरफ युवा हैं राज उसी का होगा। राहुल गांधी के युवा को साधने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं, इधर बीजेपी भी लगी हुई है। जहां पर बीजेपी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, अब वो छोटे छोटे रील बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात करूंगी, कंटिन्यू मैं देख रही हूँ 3-4 वीडियो उन्होंने छोटे छोटे रील फॉर्मेट में बनाए हैं। हाँ, तो इसमें अच्छा है ना, उनको भी पता चल गया कि जब तक यूथ हाँ, सवाल मेरा वही है कि अब यूथों को साधने के लिए पूरी तरह से सभी पार्टियां जो हैं वो जुट गई हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की मैं बात करूं। देखो इसमें क्या होता है, ये बात मुझे लगता है छोटी पार्टी से लेके बड़ी पार्टी, छोटे नेता से बड़े नेता तक, ये बात सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। भारत युवाओं का देश है और इस समय 2 वर्ग, जैन जी और जैन अल्फा, ये 2 वर्ग ऐसे हैं जिनकी तादाद वोटिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा है महिलाओं के बाद अगर देखा जाए। तो जब तक इनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों की कोई बिसात है नहीं। और रही बात चुनावों में, अगर एक वर्ग ऐसा है जो सबसे ज्यादा वोटिंग करता है, वो है आधी आबादी यानी महिलाएं। महिलाओं के लिए साधना किसी भी सरकार के लिए आसान है। भाई चुनाव से पहले किसी के खाते में 10,000 भेज देना है, किसी के 5,000 भेज देना, तो वो वोट को कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन युवा जो है उनकी जो मनोस्थिति है वो थोड़ी सी अलग होती है।
तो जहां तक मुझे लगता है, आपने बात करी कि जो प्रधानमंत्री हैं वो भी रील पे आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे आ गए, उनकी सफलता के बाद आए हैं। पहली जब रील उन्होंने बनाई थी जंतर मंतर को लेके, तो मतलब पूरा एक इंस्टाग्राम ही धाम हो गया था। मिलियंस व्यूअर, मिलियंस उनके लोगों ने उनको सराहा, फिर उन्होंने दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई। अब उन्होंने हथकरघा, आज हथकरघा दिवस है, तो उसमें उन्होंने जो एक बुनकर कारीगरी होती है, बिल्कुल, बुनकर कारीगरी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए बनाई है। तो उनको पता है कि इसकी सफलता कितनी है। तो मैंने पहले कहा कि यूथ के इर्द गिर्द पूरी राजनीति मुझे लगता है भारत की ठहर गई है आगे। जी बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि चुनाव होने वाले हैं यूपी में, आपको भी पता है, तो क्या लग रहा है कि इस मंच से राहुल गांधी युवाओं के साथ साथ और भी लोगों को साधेंगे? नहीं, वो तो उनकी टीम है जो थिंक टैंकर उनके पीछे है, वो सारा प्रोग्राम वो बना ही रहे हैं कि अभी एक साथ स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं कि महिलाओं को किस तरीके से जाना है, युवाओं को किस तरीके से साधना है, और जो बुजुर्ग हैं उनको किस तरीके से अपने साथ में लेके हैं। ये श्रेणी वाइज में ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको बना के चलती है। अभी उनका जो फोकस सबसे ज्यादा है वो यूथ पे है, और यूथ की जिस तरीके से कनेक्टिविटी, जिस तरीके से जुड़ाव राहुल गांधी के प्रति होता दिख रहा है, तो उससे पूरी पार्टी आश्वस्त है कि जब तक यूथ को हम साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक हमारे से कुछ चीजें ज्यादा अच्छी हो नहीं पाएंगी। इसलिए कांग्रेस का पूरा फोकस आगे यूथ पे लग गया है और उनको सफलता भी मिल रही है। देखते हैं कि कल प्रोग्राम है यहाँ पे और उसमें किस तरीके से बच्चों का जुटान होता है। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे में राहुल गांधी का कार्यक्रम को लेकर अनुमति मिल गई है। 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे और कार्यक्रम को लेकर अब जो है सियासत भी तेज देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम का जो है वो प्रस्ताव है और 8 अगस्त को राहुल गांधी प्रयागराज के दौरे में रहेंगे और छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कर्नाटक में कृषि विभाग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों के विरोध के बाद से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कृषि अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारियों के पदों को लेकर प्रस्तावित भर्ती परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा प्रक्रिया और पात्रता से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और अपनी मांगों पर विचार करने की अपील भी की। विरोध के बढ़ते दबाव के बीच कृषि विभाग और कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने परीक्षा को और भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के मुताबिक अभ्यर्थियों की आपत्तियों और मांगों की समीक्षा के बाद से नई परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी और इस फैसले के बाद से हजारों उम्मीदवार को फिलहाल राहत मिली है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी पक्षों से चर्चा करके निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी और अभ्यर्थियों की नजर नई परीक्षा तारीख और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। वहीं सोशल मीडिया दिग्गज मेटा, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सेवाओं का संचालन करती है, उसे अमेरिका में बड़ा कानूनी झटका लगा है। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने मेटा को बच्चों और किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के मामले में 56.7 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 4,700 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दे दिया है। अदालत ने माना कि कंपनी में कुछ प्लेटफॉर्म फीचर्स युवाओं में लत बढ़ाने और उनकी सुरक्षा से जुड़े जोखिम पैदा करने में योगदान दे रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने मेटा को कई बड़े बदलाव लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। इसमें नाबालिगों के लिए सुरक्षा उपाय मजबूत करना, आयु सत्यता और प्रणाली बेहतर बनाना, नोटिफिकेशन और स्क्रीन टाइमिंग पर नियंत्रण और बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। मेटा ने फैसले से असहमति जताते हुए इसे चुनौती देने की बात भी कही है। कंपनी का कहना है कि वो पहले से ही युवाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। हालांकि इस फैसले को सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। वहीं भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जगत में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रज्ञानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एंड बिल्स 2026 टूर्नामेंट में खिताब अपने नाम कर लिया है। 20 साल के भारतीय खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए आखिरी दौर से पहले ही खिताब सुनिश्चित कर लिया है और उन्होंने उज्बेकिस्तान के जेविखिया
के खिलाफ ड्रॉ खेलकर बढ़त बरकरार रखी है और टूर्नामेंट जीत लिया है। प्रज्ञानंदा ने प्रतियोगिता में कुल 23.5 अंक हासिल किए हैं और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे रहे हैं। खास बात यह रही कि पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बेहतर संतुलन और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और ये उनके कैरियर का पहला ग्रैंड चेस टूर रैपिड एंड बिल्ड्स खिताब है। और इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा ने विश्व शतरंज में भारत को मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है और एक बार फिर से ये साबित किया है। उनकी इस उपलब्धि पर देश भर से बधाइयों का दौर लगातार जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित भी कर दिया है। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई प्रमुख सड़कों और अंडरपास में पानी भर जाने से वाहनों की रफ्तार थम गई है और लोगों को लंबा ट्रैफिक जाम झेलना पड़ रहा है। सुबह दफ्तर और स्कूल और अन्य कामों के लिए निकलने लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर वाहन पानी में फंस गए हैं, जबकि कुछ इलाकों में जल निकासी व्यवस्थाओं की पोल भी खुली हुई है। और ऐसे में पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है और लोगों को आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन और नगर निगम की टीम जलभराव वाले इलाकों में पानी निकासी के काम में जुटी हुई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में मानसून सक्रिय रह सकता है और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन के साथ साथ चारधाम यात्रा को भी प्रभावित किया है। इसके बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हो रही है। खराब मौसम, तेज बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए धाम पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालु रेनकोट, छाते और गर्म कपड़ों के सहारे लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चमोली जिले के अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है और तेज बहाव बना हुआ है। वहीं इस क्षेत्र में भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित भी हुआ है और इससे यात्रा मार्ग पर आवाजाही प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालातों पर नजर रखे हुए है। संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। प्रशासन ने चारधाम यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क मार्गों की ताजा जानकारी जरूर ले लें। खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचें और केवल प्रशासन की सलाह के अनुसार ही आगे बढ़ें। यात्रियों को संवेदनशील इलाकों में रुकने से बचने और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। विपरीत मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भी बद्रीनाथ धाम से सामने आ रही तस्वीरें श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और विश्वास की मिसाल पेश करती है। उफनती अलकनंदा लगातार बारिश और कठिन हालातों के बीच भी श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके यात्रा को सफल बनाने के लिए उत्साह के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही अटूट आस्था हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की गोद में स्थित चारधाम तक खींच लाती है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।